हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो शेड्यूल के अनुसार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो चुका है, लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। तो पहले हम लोग चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद फिर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो टॉपिक है, चैप्टर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे, ये सारे आज हम लोग करने वाले हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके पूछे जाने की संभावना बार बार बनी रहती है। इसीलिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2024 का जो भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, माध्यम उनका हिंदी होना चाहिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो है टीचर्स डे है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर ये टीचर्स डे मनाया जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है कि उनके जब वो मतलब 40 साल अपना लाइफ जो है टीचिंग फील्ड में दिए थे, यानी कि वो 40 साल एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए थे। उसके बाद उनके जो स्टूडेंट हैं उनको सम्मान देना चाहते थे, उन्होंने उनको सम्मान देने की चेष्टा की। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देखा, यानी कि अ, उन्होंने कहा कि आप जो मुझे सम्मान देना चाहते हैं मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्मदिन पर, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे सभी शिक्षकों का सम्मान हो। और उसी समय से यह जो है टीचर्स डे मनाया जाने लग गया है। आपके हमारे जीवन में हम जो भी कुछ सीखते हैं, चाहे वो हम अपने बड़ों से सीखें, हम अपने सगे संबंधी से सीखें, हम अपने दोस्तों से सीखें, हमसे जो छोटे हैं हम उनसे सीखें, वो सब के सब कहीं न कहीं हमारे लिए एक प्रकार से गुरु होते हैं। कोई भी हमें कुछ भी सिखा सकता है, जो भी अच्छी चीज़ें जहाँ से मिले वो ग्रैब करिए, वो ग्रहण करिए, ठीक है? और बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दीजिए। समाज में हर तरह की चीज़ें होती है। तो यहाँ पे उनका एक कोट है जो आपको दिख रहा होगा, अच्छा शिक्षक अच्छा शिक्षक वह है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। यानी कि जिस टीचर में यह अहंकार आ गया कि उसे सब कुछ आता है, वह एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। उसके सीखते रहने की जो प्रक्रिया है, यही उसको एक अच्छा टीचर बनाती है। और इस प्रक्रिया में वह केवल किताबों से ही नहीं अपितु विद्यार्थियों से भी सीखता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कोट है, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। और मैं आप लोगों से क्या सीखता हूँ? मैं उस चैलेंज के लिए तैयार रहता हूँ जो क्वेश्चन आप लोग मेरे सामने लाते हैं। चाहे मैं ये नहीं कहता कि आप इस बुक से मत लाइए, उस बुक से मत लाइए। हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड आप जितना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको फ्री कर रखा है। क्वेश्चन का आंसर तुरंत दूं, एक दो दिन बाद दूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। तो मैं भी आपसे सीखता हूं और आप लोग भी मुझसे आई होप सीखते ही होंगे। ठीक है? तो आपके सामने शेड्यूल भी है, एक बार शेड्यूल की भी जिक्र कर लेते हैं। संडे क्लास जो चलती है 8 PM शाम में चलती है। और आज जो हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज ट्यूसडे है, तो आज जो है पॉलिटी होने वाली है। ठीक है? सेशन अच्छा लगे आपको लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कल भी कमेंट नहीं किए थे, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, बातें हमारी हो गई हैं। अब हम लोग अपने सेशन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है उस पे चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है पहला, भारत में विविधता में एकता है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। या इससे क्या तात्पर्य है? यानी कि हमारा जो कीवर्ड रहने वाला है विविधता में एकता, क्या कीवर्ड रहने वाला है? विविधता में एकता। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, लेकिन जो पूछा जाएगा विविधता में एकता होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ये लिखने में मैं मतलब जो पीपीटी है उसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। हमारा आंसर हो जाएगा, जस्ट वेट एक मिनट, हमारा आंसर हो जाएगा भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति आदि के मानने वाले लोग जो हैं ये रहते हैं। अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। उसमें भी जातियां, हिंदुओं में जातियां हैं, मुस्लिमों में जातियां हैं, सब में जातियां हैं। उसके बाद संस्कृति, बिहार के लोगों का हो सकता है अलग संस्कृति हो, उत्तर प्रदेश के लोगों का अलग संस्कृति हो, बिहार में जो मगध का क्षेत्र है उसकी संस्कृति अलग हो जाएगी, जो मिथिला का क्षेत्र है उसकी संस्कृति अलग हो जाएगी, राजस्थान के लोगों की संस्कृति अलग हो जाएगी। तो विभिन्न विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं। इतनी भिन्नता, इतनी जो विभिन्नता है, इसके बावजूद भी लोगों में
एकता का अटूट भाव पाया जाता है। एकदम मतलब एक हैं लोग, राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर कहीं न कहीं एक है। कोई ये नहीं कहता कि इसकी संस्कृति खराब है, उसकी संस्कृति खराब है। सब एक दूसरे की संस्कृति की तारीफ करते हैं, सब लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं और यह जो अटूट भाव भारत के लोगों में बिल्कुल कूट-कूट कर पाया जाता है, सबके मन में भरा हुआ है। इसीलिए इस विचार को नेहरू जी ने विविधता में एकता कहा था। 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन आपको 40 से 60 शब्दों में लिखने के लिए कहता है, तो बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर दे देगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है सेशन में, तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे बच्चे सेशन में कुछ समय तक बने रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन जो लास्ट तक बने रहते हैं वही कुछ सीख करके जाते हैं। जो रुकेगा वही सीखेगा, जो भागेगा वह नहीं सीखेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत में संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं? 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। 2 नंबर में अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 से 3 वर्ड में, 2 से 3 लाइन लिख देना है। अगर 5 वर्ड में पूछे तो 5 से 6 लाइन में लिख देना है। अब ये जो पता चलेगा, अगर मान के चलिए, वैसे तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से नहीं दिया जा रहा है, कुछ सिक्योरिटी रीजन है जिस वजह से पीडीएफ आपको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं इस तरह से पीडीएफ बनाता हूं ताकि साइड में मैं खुद दिख सकूं और कोई भी शब्द है जो मेरे पिक्चर की वजह से, मेरी वजह से आपको ऐसा लगे कि दिखे ना, ठीक है। इसलिए मैं खुद को साइड में रखता हूं, उसी हिसाब से मैं पीपीटी बनाता हूं। सारा काम जो है ना मैं खुद ही करता हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। भारत में संघीय आंसर करते हैं हम लोग। भारत में संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है 2 स्तरों यानी कि केंद्र और राज्य के स्तरों पर शक्तियों का विभाजन। केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं और राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के अनुसार ही देश चलता है, राज्य चलते हैं। इससे ऊपर कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई राज्य, कोई नेता, कोई मंत्री नहीं है। संविधान के अंतर्गत ही शक्तियों का विभाजन है, यानी कि राज्य और जो केंद्र है इसके बीच। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका हमारी क्या है, स्वतंत्र है। इसको विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। सपोज डेट कोई भी सरकार कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका ये देखेगी कि क्या यह कानून जो बनाया गया है संविधान के दायरे में रहकर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो यह जो है अधिकार न्यायपालिका को है, और अगर संविधान के दायरे में रह करके कानून सरकार नहीं बनाती है तो सरकार के द्वारा बनाए गए उस कानून को न्यायपालिका निरस्त कर देती है, ठीक है। तो यह होता है तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे, वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए जो पैसे की व्यवस्था है, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए अलग अलग राजस्व स्रोतों की व्यवस्था की जाती है। केंद्र सरकार अपने राजस्व स्रोत की अलग से व्यवस्था करती है, राज्य सरकार अलग से व्यवस्था करती है। जो आप देखिएगा पंचायत में होते, जो नगर निगम वगैरह होते हैं, जो पंचायत होते हैं, वहां भी एक तरह का कर लगाया जाता है, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। तो राजस्व की व्यवस्था सरकारें विभिन्न स्तर पर अपने अपने हिसाब से करती है। संघीय शासन जो है हमारा, जो है संघीय शासन है, कैसे, राज्य के लिए अपना शासन है और देश के लिए अपना शासन है। इसके दोहरे उद्देश्य से प्रेरित होती है, देश की एकता की सुरक्षा एवं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सम्मान करना। जो दोहरे उद्देश्य से क्या प्रेरित होता है, पहला तो है देश की एकता का सम्मान करना और दूसरा है क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सम्मान करना। तो कुल ये 5 पॉइंट है। अगर 5 नंबर में पूछे तो आपको 5 पॉइंट में लिखना है, अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 से 3 पॉइंट में लिखिएगा, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्वि जो शब्द है और राष्ट्र शब्द है, इसके अलग अलग मतलब होते हैं। द्वि का अर्थ जो है यह दो होता है और राष्ट्र का अर्थ देश होता है, ठीक है। यानी कि जिस सिद्धांत की बात की जा रही है उसके तहत 2 देशों, 2 राष्ट्रों की बात की जा रही है। भारत की आजादी के समय मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी, अलग अलग देश की मांग की थी। इसके तहत उन्होंने जो मांग की थी, इसके तहत उन्होंने कहा था कि भारत एक कौम यानी कि एक धर्म नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक 2 कौम 2 धर्म का देश है। अपने इसी तथ्य को आधार बनाकर 1947 में हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान की भी उन्होंने मांग कर दी थी और उनकी इस मांग को मान लिया गया था और 1947 में
हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान नामक राष्ट्र भी है, पाकिस्तान नामक देश जो है यह अस्तित्व में आया था। तो 2 नंबर में पूछेगा, इतना ही लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा तो सफिशियंट है, 2 के 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे पहले जो मैंने आपको करवाया भारत में संघीय शासन की विशेषताएं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नंबर नहीं दिया गया किस ईस्वी में पूछा गया, लेकिन ट्रस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 1956 का पूछ रहा है। तो देश भर में क्या हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जितनी होने लगी थी, सबसे पहले राज्य की मांग हुई थी आंध्र प्रदेश की, तेलुगु भाषा के आधार पे 1952 में उसकी मांग को मान लिया गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और उसके बाद देश के विभिन्न कोने से, देश के विभिन्न हिस्से से विभिन्न भाषा के आधार पे अलग राज्य की पुनर्गठन की मांग उठने लगी। इसी मांग को देखते हुए सरकार ने 1953 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जिनका नाम है सर सैयद फजल अली, इनको शॉर्ट में फजल अली भी कहा जाता है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और भाषाई आधार पर जो राज्यों को पुनर्गठन की मांग जो हो रही थी ना, इसको उन्होंने जायज ठहराया कि भाषाई आधार पर जो राज्यों की मांग हो रही है यह कहीं न कहीं सही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो 2 नंबर में पूछेगा, आपको अच्छे से लिख देना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन जो है हमारा, उस पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, और शायद कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से खुद को हाइड कर रहा हूं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी। तो मुख्य रूप से स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष जो है 3 मुख्य चुनौतियां थी। ऐसा लिख देना है आपको, लिखने से पहले ऐसा लिखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके समक्ष राष्ट्र निर्माण को लेकर 3 मुख्य चुनौतियां थी, जो निम्नलिखित है, जो अग्रलिखित है, जो निम्नवत है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। पहला नंबर डाल के लिखेंगे, या क ख ग घ लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं आप लिख लीजिएगा। ऐसे भारत को गढ़ने की, बनाने की, जिसमें भारतीय समाज की सभी विविधताओं के लिए जगह हो। सभी विविधताओं कहने का अर्थ अलग अलग जाति के लोग रहते हों, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हों, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हों, अलग अलग धर्म के लोग रहते हों, चाहे जिस आधार पर भी आप विविधता देखेंगे, उस सभी विविधताओं के लिए जगह होनी चाहिए। पहला हो गया। दूसरा है लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, जिससे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन ना हो तथा हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिले। यानी कि जो मौलिक अधिकार हमें और आपको दिए गए हैं, यह जो है इसको कायम रखने की चुनौती थी। किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और साथ ही साथ जो हमें और आपको मतदान का अधिकार मिला है, इसकी भी सुरक्षा की जानी चाहिए। और तीसरा जो था, ऐसा विकास जो समूचे समाज के लिए भले के लिए हो, यानी कि हर समाज के हर व्यक्ति के लिए भला होना चाहिए, इस प्रकार का विकास किया जाए और सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। किसी के साथ किसी भी आधार पे, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, जाति आधार पे, भाषाई आधार पे, संस्कृति आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कुल ये 3 चुनौतियां थी जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय की। भारत कब आजाद हुआ ये तो आपको पता होगा ना, या ये भी बताना पड़ेगा मुझे? अगर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, तो भारत कब आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में क्या अंतर है। 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से अधिकतर जो पूछे गए हैं 2 ही नंबर में पूछे गए हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। पहले हम राज्य का डेफिनेशन देंगे, किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ राजनीतिक रूप से संगठित समाज। कौन सा समाज? एक संगठित समाज, यानी कि समाज एक जगह रहता हो और राजनीतिक रूप से एक जगह रहता हो, उसको राज्य कहते हैं या वो राज्य कहलाता है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं जिन्हें स्वायत्ता प्रदान है, यानी कि उनका अपना एक कानून होता है।
यानी कि राज्य की सरकारें राज्य के जनता के द्वारा चुन करके आती है, केंद्र सरकार का नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं रहता। संविधान के द्वारा उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया है और केंद्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। राज्य के जो प्रशासक होते हैं यह मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि राज्य का जो प्रशासन होता है यह मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद हम लोग केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से केंद्र के अधीन होता है, यानी कि डायरेक्टली केंद्र का नियंत्रण होता है उस पर। अगर कुछ राज्य को छोड़ दे, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और उसके बाद आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी आपको देखने को मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही साथ वहां पे विधानसभा भी होगी। उससे स्वायत्ता प्राप्त नहीं होती। जाहिर सी बात है, दिल्ली का मामला आप लोग देखे होंगे कि केंद्र, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें क्या डिसीजन दिया गया था कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो होगी वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन होगी और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरकार ने अध्यादेश लाया और सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को पलट दिया गया था। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि उससे स्वायत्ता प्राप्त नहीं होती। इसका प्रशासन राज्यपाल के द्वारा उपराज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, कैसे भी पूछ सकता है। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि का चयन जो है चुनाव के माध्यम से अपना मत देकर करती है, उससे और वह जो प्रतिनिधि होते हैं जो चुन करके जाते हैं वह जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा और यूके में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 2 नंबर में इतना लिख दीजिएगा, सफिशियंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता सीधे तौर पर भाग लेती है। जैसे हमारे देश में कोई कानून बनाया जाता तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी जो है सभा में, जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, कहीं भी किसी भी संसद भवन में आ सकता है। ठीक, तो मतलब अपर हाउस लोअर हाउस जो कहते हैं, कहीं भी आ सकता है। पहले राज्यसभा में भी आ सकता है, पहले लोकसभा में भी आ सकता है, पहले लोकसभा में भी आ सकता है, पहले राज्यसभा में आ सकता है, कुछ बिल को छोड़ दे तो यहाँ पे पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तब जाके कानून बनेगा। लेकिन ऐसे देश है स्विट्जरलैंड जहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वहां पे उस मुद्दों पे जनता सीधे तौर पर भाग लेती है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। उदाहरण आपको जरूर लिखना है, 2 नंबर में है और बहुत ही कम डेफिनेशन है, इसलिए आपको उदाहरण जरूर देना है उसका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, न्याय क्या है। जो छूट रहा है वर्ड वो परस्पर है। ठीक है, मैं देख लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा न्याय क्या है, वैसे मैं खुद को हाइड कर लूंगा इसके बाद। न्याय जो है अंग्रेजी भाषा शब्द जस्टिस का हिंदी रूपांतरण है। जस्टिस जो शब्द है एक लैटिन शब्द जस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बंधना या बांधना होता है। यानी कि न्याय का तात्पर्य उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें लोग परस्पर संबंधों या बंधनों में बंधे होते हैं। इसको हम न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? न्याय कहते हैं। सामान्यतः न्याय जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। यह आपको लिखना नहीं है, यह आपको लिखना नहीं है, मुझे समझाना था इसलिए मैं इसी स्लाइड में लेकर के आया हूं। लेकिन सिर्फ अगर आपसे न्याय की परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको यहां से लेकर के यहां तक लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर ये पूछ दे न्याय कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना है सामान्यतः न्याय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा सामान्यतः और भी न्याय होते होंगे, लेकिन इसके अलावा आपको नहीं देखना है। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में ये न्याय जो है क्या। कुछ वर्ड छूट रहा है, मैं खुद को हाइड ही कर लेता हूं। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, समाज में जो हम और आप रहते हैं इसमें कैसी न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसका जो बुनियादी अर्थ है सभी मनुष्य को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वो कौन कौन से आधार है? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे। जी हाँ, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई ट्रांसजेंडर है, इसके आधार पे भी भेदभाव किया जाता है। लेकिन ऐसा आग्रह किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि सभी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा बल्कि समान माना जाएगा। इसके अनुसार किसी के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक आधार पर भेदभाव करते हैं, समाज में क्या है, ये नीची जाति का है या ऊंची जाति का है। ठीक है, आर्थिक आधार पे करते हैं, इसके पास कम पैसा, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है।
सांस्कृतिक आधार पे करते हैं, किसी खास समुदाय की संस्कृति अलग होती है, उनका त्योहार अलग होता है, किसी दूसरे समुदाय की संस्कृति त्योहार अलग होता है, तो इस सब आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, चाहे आप समाज में आपका रुतबा हो, आपके समाज में चाहे आपका रुतबा ना हो, आप बहुत गरीब हो या आप सामान्य वर्ग से आते हो, सामान्य परिवार से आते हो, ना ही आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे और ना ही खुद के साथ भेदभाव होने देंगे। यह एक पढ़े लिखे लोगों की, समाज के अच्छे लोगों की निशानी होती है और मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि सबको समान तरीके से ट्रीट करेंगे। यह किसी के पास, हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वो अपना उत्तम जीवन जी सके। घर होना चाहिए खाने के लिए, रोटी होनी चाहिए या जो भी सारी चीज़ें वो होनी चाहिए। आज के समय में कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए उसके घर में, ठीक है? घर हो गया, मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तो न्यूनतम संसाधन उसके लिए होने ही होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का जो अर्थ है कि लोगों द्वारा उनकी संपत्ति, जो लोगों ने संपत्ति बनाई है, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, उसके बाद और क्या-क्या है, जमीन है, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये है, वो है, ये सब क्या है? संपत्ति है। और आय जो है, जो उनका इनकम है, और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए समाज के लोगों के साथ। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए और सभी लोगों को अपनी जीविका कमाने का अवसर मिलना चाहिए। तो यह होता है आर्थिक न्याय। अब हम लोग एक बच गया हमारा सॉरी, राजनीतिक न्याय। यह क्या होता है? राजनीतिक न्याय जो है, यह क्या होता है? राजनीतिक न्याय का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के, सब में देखिए लिखा हुआ है बिना किसी भेदभाव के, यानी कि आपको भेदभाव करना ही नहीं है। आपके साथ जो कर रहा है उसका भी विरोध करना है और आपको भी किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने हमको, आपको, सबको बनाया है, ठीक है? यहाँ पे रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप समाज में बहुत ही ऊंचे तबके के लोग हैं तो सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति का अंतर है। अगर कहीं जो निचले तबके के लोग हैं उनको वैसी परिस्थिति मिल गई होती बचपन से ही, उनको भी सारे संसाधन मिल गए होते, तो हो सकता है वह आपसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते अभी। इसलिए इस आधार पे भेदभाव नहीं करना है। वो कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा होता है, किसी से नहीं तो समय की मार से ज़रूर डरना चाहिए लोगों को। राजनीतिक न्याय का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। किस प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्रदान करना? तो उदाहरण में लिखा गया है मतदान का अधिकार। हमें जो आपको, हमें और आपको 18 वर्ष की उम्र होने के साथ ही जो मतदान का अधिकार मिलता है, यह अधिकार। उसके बाद चुनाव लड़ने का अधिकार, जो एक निश्चित एज क्राइटेरिया है, उसके बाद हम और आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद हम और आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, इत्यादि एक वर्ड जो है यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। और बहुत सारे राजनीतिक अधिकार हमें और आपको दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अब जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए प्लीज, कहीं और मत, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो अभी लाइव सेशन में आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, वह लाइव सेशन का कमेंट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।